हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं आपके क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलियन सॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर भाई हर साल एग्जाम में आते हैं। 2018, 19, 20, 21 मतलब हर साल ज़्यादातर आते हैं। तो इस बार 2023 में भी आने के पूरे इसके चांस है क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने खुद देखा होगा ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर पेपर पर आपको मिलेंगे। तो भाई करना क्या है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। हमसे कह रहा है मोलरता जो होती है शुद्ध जल, आपका जो H2O होता है शुद्ध, इसकी मोलरता कितनी होती है। तो एकदम सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो आपको शुद्ध जल की मोलरता निकालनी है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक सही होगा। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ज़्यादातर आता ही आता है। ठीक है, आपको जो आपका इस स्कूल पे भी पेपर होगा आपको उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर आएगा जरूरी पेपर में। ठीक है, तो देखो इसकी आपको मोलरता निकालनी, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो जल है उसको आपको 100 ग्राम 100 ग्राम मान लेना है। ठीक है, 100 ग्राम आपका H2O कितने में होगा, 1 लीटर। 1 लीटर विलियन में। ठीक है, क्योंकि आपको मोलरता निकालनी तो आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, 100 ग्राम जल 1 लीटर विलियन में होगा। ठीक है, तो अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, मोलरता का फॉर्मूला लगा देना है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार। मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, भार बटा अणुभार। ठीक है, या आपसे कोई कहे मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। ठीक है, भार की बात करें, भार हमने कितना माना 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हो गया। अब अणुभार की बात आती है तो आपको सिंपली यहाँ से अणुभार निकाल लेना है। H2O का, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो ठीक है, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो देख सकते हो आपको भार बटा अणुभार होता है फॉर्मूला, बटे में अणुभार रख देना, 18 आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, बटे में विलियन का आयतन लीटर में रखना है। लीटर हमने 1 लीटर विलियन में माना है क्योंकि 100 ग्राम H2O कितने में माना है, 1 लीटर विलियन में। तो आपको सिंपली नीचे लिख देना है 1 लीटर। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे 100/18 की, तो आपको मान कितना आएगा, 55.56। ठीक है, 55.56 मोल पर लीटर इसका मान आएगा। ठीक है, तो इस कारण से शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.56। ठीक है, अगर आप 2 लाइन इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके भैया नंबर कोई काट नहीं सकता। देखो क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पहले पेज पे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन ही होता है ऑब्जेक्टिव। अगर आपने एग्जामिनर को पहले से ही दिखा दिया कि आप कैसे हो, मतलब अगर पहला ही क्वेश्चन इस टाइप से लगा दिया आपने और उसको देखने में अच्छा लगा तो वो जान जाएगा कि अंदर आप कैसे करा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप शुरुआत में जरूर अच्छा करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसको ही करना है। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एकदम आसानी से हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल। ठीक है, क्या है, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र लिखा हुआ है C3H8O3 के विलियन में ग्लिसरॉल के मोलंस की, मतलब मोल प्रभाज की हमें गणना करनी है। हमें बताना है इसका मोल प्रभाज कितना होगा विलियन में। ठीक है, तो बहुत आसान ये क्वेश्चन भी आपके, मतलब यही जरूरी नहीं कि आपकी यही संख्या आ जाए, मतलब संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपका कह रहा है 25% ग्लिसरॉल, तो देखो इसको कैसा होगा, 25% भार अनुसार। आपसे कहा गया भारानुसार, भारानुसार का मतलब होता है वेट बाई वेट परसेंट, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत हो रहा है। तो द्रव्यमान प्रतिशत आपने पढ़ा होगा विलियन वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो भाई वीडियो जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो देख सकते हो 25% वेट बाई वेट, मतलब 25% द्रव्यमान प्रतिशत है इसका। ठीक है, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 ग्राम C3H8O3, मतलब 25 ग्राम ग्लिसरॉल। 25 ग्राम ग्लिसरॉल आपके 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, 25 ग्राम ग्लिसरॉल कितने कितने में हो जाएगा, 100 ग्राम विलियन में। और जब हम इसमें से जल का भार निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 100 - 25, क्योंकि विलायक होगा आपका जल, ये विलेय होगा और ये विलियन, तो 100 - 25 इसका कितना भार आ जाएगा, 75 ग्राम। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या किया हमने, 25% वेट बाई वेट कह रहा, 25 ग्राम आपको ये देख लेना, 25 ग्राम हो जाएगा और आपका विलियन कितना होगा, 100 ग्राम। ठीक है, अब आपका यहाँ पर से जब विलियन 100 ग्राम होगा तो आपको विलायक निकालना पड़ेगा, तो 100 - 25 करोगे तो 75 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर द्रव्यमान परसेंट वाला वीडियो देख रखा है तो आपको पता होगा क्या होता है ये। ठीक है, तो नहीं देखा तो देख लीजिएगा आप। चलो इसके मोल प्रभाज हमें निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये ग्लिसरॉल का सूत्र है, ये आपका H2O का सूत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके अणुभार निकाल लो। तो ग्लिसरॉल का देखो हमने निकाला, कार्बन का 12 होता है तो 12 गुणे 3 कार्बन, तो 12 गुणे 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 8 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3। ठीक है, इसको जोड़ लेना, 92 आ जाएगा। ठीक है, अब H2O की बात करें, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। अब आपको कुछ नहीं करना, अणुभार हमने निकाल लिए।
अब आपको सिंपल मोल का फॉर्मूला लगाना है। देखो हमने पहले ग्लिसरॉल के मोल निकाले। मोल का फॉर्मूला जो होता है अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, भार बटा क्या अणुभार, ठीक है। तो भार हमें कितना दिया गया है, देखो इसका भार कितना है आपका 25 बटा अणुभार 92। इसी प्रकार इसका भार कितना है, इसका भार हमारा कितना है 75 बटा अणुभार कितना 18, तो 75 बटे 18 हो गया, ठीक है। तो अब आपको करना है कि इन दोनों के हमें मोल पता हो गए। अब मोलन्स निकालना जो होता है बहुत आसान होता है और एक क्वेश्चन मोलन्स का आना ही आना है, ज़्यादातर आता ही आता है, ठीक है। तो इस बार भी आ सकता है। तो अब हमें निकालना है ग्लिसरॉल का मोलन्स। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्लिसरॉल के मोल बटा विलयन के कुल मोल। देखो ग्लिसरॉल के मोल प्लस जल के मोल, ठीक है, ग्लिसरॉल के मोल प्लस जल के मोल। तो देखो आप ग्लिसरॉल के मोल कितने हैं 25 बटा 92, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। 25 बटा 92 और नीचे क्या हो गया 25 बटा 92 प्लस जल के कितने 75 बटा 18। अब आपको इनको जोड़ लेना है। देखो 0.27 अपन 0.27 प्लस 4.17। अब इनको जब आप मतलब जब आप जोड़ के इनका भाग लगाओगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.06। तो आप इस कैलकुलेशन को तो कर लेना, ठीक है। तो बस ये बात थी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे कैसे। तो आपको सिंपल पहले कुछ नहीं करना, आपको अणुभार निकाल लेना है दोनों के, ठीक है। अणुभार निकाल, आप दोनों के मोल निकाल लो, मोल का फॉर्मूला भार बटा अणुभार। फिर आपको जिसका मोलस निकालना है उसका निकाल लो। अगर जल का निकाल लो तो जल का मोलस का फॉर्मूला लगाते, ऊपर लिखते जल के मोल बटा विलयन के, यही नीचे यही होता, ऊपर केवल जल के मोल हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट है, आया एग्जाम में, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, ठीक है। कि राउल्ट का जो वाष्पदाब का अवनमन का नियम वो क्या होता है और इसकी सीमाएं भी लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, एग्जाम में आया ये भी बहुत बार, ठीक है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या बात हुई कि जो इसका वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे। आप देख सकते हो ये आपका क्या है, ये आपका विलयन का वाष्पदाब है। देखो कहा गया किसी विलयन के वाष्पदाब का अवनमन जो आपका आपेक्षिक अवनमन होगा P माइनस पी नॉट अपॉन P, ये किसके बराबर होगा, आपके विलेय के मोल प्रभाज। ये आपका विलेय का मोल प्रभाज है N1 बटा N1 प्लस N2, जहाँ N आपका क्या है, यहाँ पे N की बात करें तो देखो N आपका मोलों की संख्या है। एक ये जो आपका मान लो दो अवयव है, कोई अवयव कितने दो है, मान लो एक और दो, कुछ भी हो सकता है, विलय विलायक कुछ भी कहो, लेकिन अभी एक और दो से हम लोग दर्शा रहे हैं, आप A और B से भी दर्शा सकते हो, ठीक है। तो ये जो N1 है ये आपका अवयव एक का मोलों की संख्या है, ठीक है, अवयव एक के मोलों की संख्या है। और जो N2 है वो क्या है, अवयव दो के मोलों की संख्या है, ठीक है। तो ये बात है। और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते थे X1, तो ये क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की, ये विलेय का मोल अंश हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा सिंपल जो लास्ट में फॉर्मूला निकलता है वो हमने बताया। तो आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा राउल्ट के नियम का, बहुत ही एकदम ब्रीफली हमने समझा, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसकी सीमाएं देखते हैं। देखो P आपका जो यहाँ पे ये विलायक का वाष्पदाब है, P नॉट क्या है यहाँ पे विलयन का वाष्पदाब है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप। अब देखते हैं इसकी सीमाएं कि राउल्ट का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। तो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम कहाँ पे लागू होता है, जो विलयन तनु होते हैं, ठीक है, तनु विलयनों पर लागू होता है। और अगर बात करें यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। कहाँ पे, जहाँ पदार्थ कैसा होता है, विलेय कैसा होता है, अवाष्पशील होता है, वहीं पर ये आपका राउल्ट का नियम लागू होता है, ठीक है। और देखते हैं इसके और क्या क्या है, ठीक है, और देखते हैं। तो देखो अगला देखते हैं, कह रहा वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। कौन से विलयनों पर, वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम आपका लागू नहीं होता, ठीक है। और कह रहा है जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। मतलब कि कहाँ पे लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। और ये आवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, लेकिन ये आपके वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता। और जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये बात थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया भी है एग्जाम में। तो देखो कह रहा है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल खुला हुआ है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। किसकी गणना करने कह रहा है, मोललता का मान निकालो। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है इस पे, ठीक है। 100 ग्राम विलायक है तो आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन पे सबसे पहले ऊपर लिख लिखो विलायक 100 ग्राम कह रहा है, विलायक ऊपर लिखो 100 ग्राम। इस टाइप से लिखोगे तो भाई नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। पेपर में कोई नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता। तो आपका विलायक 100 ग्राम हो गया। मोल कह रहा है तो मोलों की संख्या आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है। मोलों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 1/10 मोल, ठीक है। अगर आप मात्रक सहित लिखोगे तो भैया बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब आपको सिंपली मोललता का फॉर्मूला लगाओ, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में, ऊपर लिख दो 1000 का गुणा, ठीक है। तो देखो मोलों की संख्या तो हमें सिंपली 1/10 दी हुई है तो 1/10 रख दो। विलायक का भार का है, ये 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम लिख दिया, ऊपर 1000 का गुणा 1000 गुणा कर दो, ठीक है।
अब यहाँ 100 से इस 1000 काटोगे 10 आ जाएगा। अब 1/10 और 10 बचेगा, 10 से 10 को काट देना, 1 मोल पर केजी आंसर आ जाएगा। तो इसको तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बस मेन बात ये समझो आपको सिंपल, अगर देखो ये ना दिया होता मोलों की संख्या, हमें भार अलग अलग दिया होता, भार और अणुभार, तो हम निकाल लेते। जैसे अभी मोलों की संख्या बराबर हमने फॉर्मूला नहीं लगाया था, मोलों की संख्या बराबर भार अपॉन क्या, अणुभार, ठीक है, भार बटा अणुभार, ये फॉर्मूला लगाया था ना मोलों की संख्या का, तो उसी से हम लोग निकाल लेते। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आप ये समझो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हटने नहीं चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। आपका जो विलियन चैप्टर है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कह रहा मोल अंश क्या है, ये जो आपका मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये होता क्या है। तो ये भी बहुत आसान है, देखो क्या होता है मोल अंश। कह रहा विलियन में किसी अवयव का मोल अंश विलियन में उस अवयव के मोल तथा विलियन के सभी अवयवों की मोलों की संख्या के योग का अनुपात होता है। क्या बात हुई, मान लो विलियन में किसी अवयव का जो मोल अंश हमें निकालना है, मोल प्रभाज हमें निकालना हो, तो विलियन में उस अवयव के मोल तथा विलियन के सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योग जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मोल प्रभाज। तो देखो जैसे अभी हमने क्या ग्लिसरॉल का मोल अंश निकाला था, तो ग्लिसरॉल के मोल बटा ग्लिसरॉल के मोल प्लस जल के मोल, मतलब पहले जिसका मोल अंश निकालना उसके मोल और फिर नीचे विलियन के कुल मोल। देखो ग्लिसरॉल और जल दो ही लोग तो थे, तो ग्लिसरॉल के मोल बटा विलियन के कुल मोल, ग्लिसरॉल के मोल प्लस जल के मोल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, एकदम आसान होता है, ठीक है। तो देखो अब जैसे आप एग्जाम में लिखोगे तो क्वेश्चन थोड़ी नहीं लिखोगे, आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना विलियन में अवयव 1 और 2 हैं, या आप लिख सकते हो माना विलियन में अवयव ए और बी हैं, ठीक है। कुछ भी लिखो अपने हिसाब से, कोई ये रटना नहीं होता, अपने हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। ए और बी मान लो आप, ठीक है। तो जो आपका x1, अगर हमें एक का मोल अंश निकालना हो, देखो मोल अंश को x से प्रदर्शित करते ज़्यादातर, ठीक है। तो मोल अंश को x से हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। एक का निकालना है तो x1 बराबर क्या हो गया, n1 बटा n1 प्लस n2। कैसे, जैसे अभी उसमें था, क्योंकि एक का निकालना है तो एक के मोल बटा विलियन के कुल मोल, एक के और दो के, विलियन में कितने लोग हैं, एक और दो। देखो x1 विलियन में एक का मोल अंश, x2 दो का मोल अंश, ठीक है। ये x2 दो का मोल अंश, n1 आपके एक के मोल है। ये मोल और मोल अंश में फर्क है, मोल आपका भार बटा अणुभार होता है, मोल अंश ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। n2 क्या है, दो के मोल, n2 क्या है, दो के मोल। तो देखो जब दो का मोल अंश निकालना होगा तो दो के मोल बटा एक का मोल प्लस दो का मोल। जब एक का मोल अंश निकालना होगा तो x1 आपका, देखो एक का मोल अंश है, जब एक का मोल अंश निकालना होगा तो n1 बटा n1 प्लस n2। तो देख सकते हो ये होता है आपका मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये सारे वीडियो आपको मिल भी जाएंगे चैनल पे, और ब्रीफली समझना चाहो, बहुत अच्छे से समझना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। और भी आपको वीडियो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मदद करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।